बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन का अर्थ और बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने देख लिया है कि शिक्षा क्या होती है और दर्शन क्या होता है, तो हम सब इससे भली भांति परिचित है, शिक्षा का अर्थ और दर्शन का अर्थ। तो आज हमारा जो विषय है अध्ययन का वो है शिक्षा दर्शन का अर्थ और इसकी विभिन्न शाखाएं। तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा दर्शन, मैंने आपको हमेशा बताया है क्लास में कि शिक्षा दर्शन का अर्थ होता है कि जब भी हम शिक्षा में दार्शनिक सिद्धांतों का उपयोग करते हैं हम उसे शिक्षा दर्शन कहते हैं। शिक्षा की जो विभिन्न समझों ने पहले बात किया था कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक वैसे ही पिछली क्लास में हम लोगों ने दर्शन को भी देखा था कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन की क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, सब कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है। तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे शिक्षा दर्शन और इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं। तो मैंने आपको बताया शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा की प्रकृति, समस्याओं और दार्शनिक चिंतन, इन तीनों की बात करता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के लक्ष्य क्या है, शिक्षा की विधियां क्या है और शिक्षा की प्रक्रिया क्या है। शिक्षा के विभिन्न अंगों पे हम लोग क्लास में हमेशा पढ़ते हैं कि शिक्षा के अंग क्या है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधियां, इन सभी शिक्षा के अंगों पे दर्शन के सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं शिक्षा दर्शन के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कि शिक्षा दर्शन की मुख्य शाखाएं क्या हैं। ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी आपके सिलेबस में है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि बिना ये समझे आप दर्शन को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तो शिक्षा दर्शन की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती है, 3 ब्रांच होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग कि पहली जो शाखा है आपको दिख रही है तत्वमीमांसा। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है अक्सर ही क्लास में, लेकिन मैं आज दोबारा समझाऊंगी। तत्वमीमांसा यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई जानता है? मेटाफिजिक्स है ना, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है। तो मेटाफिजिक्स आपको दिख रहा होगा कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप बता सकते हैं 2 शब्द क्या है? मेटा के अलावा दूसरा क्या होगा? फिजिक्स। बहुत साफ साफ दिख रहा है आपको, फिजिक्स। ज्यादातर हम दर्शन के बाद जब भी करते हैं तो हम देखते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो तत्वमीमांसा की इंग्लिश आपको दिख रही है मेटाफिजिक्स, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। मेटा का अर्थ होता है, कोई मुझे बताएगा? मेटा का अर्थ होता है परे। परे यानी इस जगह से जो दूर है, इस जगत से जो परे है, जो अदृश्य है, जो हमें दिखता नहीं है, जो विज्ञान नहीं देख पाता, वो इस जगत से परे होता है। तो मेटा का अर्थ हुआ परे और फिजिक्स का अर्थ हुआ विज्ञान से मान लेते हैं हम, या हम अध्ययन कर लेते हैं इसका अर्थ। तो जब भी हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स हमेशा उन तथ्यों का अध्ययन करता है जो इस जगत से परे है, जो आपको दिख नहीं रहा है, जो अमूर्त है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी बात करता है मेटाफिजिक्स। इसके बाद हम मेटाफिजिक्स किन तथ्यों का अध्ययन करता है हम इसको भी देखेंगे। तो मुख्य रूप से कर दो भी। तो हम
हमने देखा तत्व मीमांसा की बात की कि ये हमेशा ही जो इस जगत से परे है उसकी बात करता है। किन चीज़ों को अध्ययन करता है तत्व मीमांसा, हम इसको देख सकते हैं ये पॉइंट वाइज कि क्या क्या बातें तत्व मीमांसा में आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्व मीमांसा जो है वो आत्मा क्या है। ठीक है, आत्मा के बाद ईश्वर, जगत, सत्ता, अस्तित्व, ये 5 बिंदुएं मैंने आपके समक्ष रखी है। और हमेशा ही जब भी हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो इन 5 का अध्ययन हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। तो तत्व मीमांसा कहता है आत्मा क्या है। मैं यहाँ पे आपको कुछ विचारधाराओं को जोड़ते हुए बताना चाहूंगी। जैसे आदर्शवाद की बात करें और प्रकृतिवाद की बात करें, 2 दार्शनिक विचारधाराएं हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आत्मा को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को जोड़ते हुए बताऊंगी। यदि हम आदर्शवाद की बात करें तो वो कहता है आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है, आदर्शवाद कहता है ये आत्मा को मानता है। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रकृतिवाद की बात करूं तो प्रकृतिवाद क्या कहता है, क्या वो आत्मा को मानता है? नहीं मानता। वो कहता है कि आत्मा नहीं है बल्कि पदार्थ जनित चेतन तत्व है। तो ये क्लियर हुआ, तत्व मीमांसा हर दर्शन की अलग हो जाती है। अगर आदर्शवाद की तत्व मीमांसा हम देखें तो वो अलग होगी, प्रकृतिवाद की देखें तो वो अलग होगी, प्रयोजनवाद की देखें या यथार्थवाद की देखें, इन सब की तत्व मीमांसा अलग होगी। लेकिन मुख्य रूप से वो यही जानने का प्रयास करता है कि तत्व मीमांसा है क्या, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य क्या है, इस जगत से जो परे है, जो दिखता नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसका अध्ययन करना। पहला हमने देखा आत्मा क्या है। अब मैं बात करूं तो तत्व मीमांसा के अंदर हम देखते हैं ईश्वर क्या है। क्या सभी को ईश्वर पर विश्वास है? यदि यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी पूछूं कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, आप क्या कहेंगे? सभी मानते हैं। तो क्या ये सत्य है कि ईश्वर है? कैसे कह सकते हैं हम कि ये सत्य है, ईश्वर है? क्या आपने कभी कोई प्रमाण दिखा है, ईश्वर के होने का प्रमाण देखा है आपने? क्या कोई सबूत है आपके पास? क्या विज्ञान ईश्वर को मानता है? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं? क्या अगर कोई इंसान ये कह दे कि वो ईश्वर को नहीं मानता, दूसरा इंसान कह दे कि वो ईश्वर को मानता है, तो दोनों में सही कौन है, गलत कौन है? कौन सही बताओ, मुस्कान बताओ, क्या लगता है आपको? अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार दोनों के रूप में। ठीक है, तो दर्शन जो है वो कभी भी तथ्य नहीं देता, वो सिर्फ तर्क की बात करता है। वो तर्क के आधार पर ही अपने बातों को सिद्ध करता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर है और दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो दोनों अपने स्थान पे सही है, क्योंकि दोनों के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है। एक के पास सबूत नहीं है ईश्वर के होने का और दूसरे के पास सबूत नहीं है ईश्वर के नहीं होने का। तो आप दोनों में से किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते, वो उन दोनों की अपनी विचारधारा है। ठीक वैसे ही तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि क्या ईश्वर है, इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो तत्व मीमांसा देखता है ईश्वर क्या है, जगत क्या है, क्या जगत सत्य है या एक भ्रम है या मायाजाल है। मैं वापस यहाँ पे ये बात करूंगी कि यदि हम आदर्शवाद को रखें और प्रकृतिवाद को रखें, तो आदर्शवाद कहेगा ईश्वर है और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है। यानी उनकी विचारधारा है, वो ईश्वर को मानते हैं, उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ तर्क है। दूसरी बात मैं करूंगी प्रकृतिवाद की। अब प्रकृतिवाद के ईश्वर को मानता है, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में देखा है, इसे भी पढ़ा भी है, अध्ययन किया है, और आप लोग भी कहीं न कहीं इसका पूर्व ज्ञान रखते हैं। तो प्रकृतिवाद है वो ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है कि ईश्वर की जगह पे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण पदार्थों के द्वारा हुआ है।
मैटर, साइंस भी क्या कहता है, पदार्थों से बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे तुलना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप आदर्शवादी विचारधारा वाले हो तो आप आत्मा को मानोगे, यदि आप प्रकृतिवादी हो तो आप आत्मा को नहीं मानोगे। ठीक वैसे ही तत्वमीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं जगत क्या है, सत्ता क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड पे क्या किसी का नियंत्रण है या वो सिर्फ एक क्रम विकास की प्रक्रिया है। अस्तित्व क्या है, मनुष्य का अस्तित्व क्या है, क्या ये वास्तविक है, भ्रमजाल है, या मनुष्य ईश्वर का अंश है, या पदार्थों से बना हुआ है। इन सब का अध्ययन करता है तत्वमीमांसा। पॉज कर दो। तो यहाँ तक क्लियर है आपको तत्वमीमांसा क्या है? यदि आपके मन में कोई शंका है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि इन 5 बिंदुओं को जो मैंने रखा यहाँ पर तत्वमीमांसा के बारे में बताया, क्या आपको वो बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? हाँ बताओ। मैम यहाँ पे सत्ता से क्या मतलब है? सत्ता मतलब किसका नियंत्रण है, कंट्रोल कौन कर रहा है। इस पूरी सृष्टि पे किसी का नियंत्रण है या ये पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है, सिर्फ एक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार चल रही है, क्रम विकास की प्रक्रिया है। जैसे बीज से क्या होता है, पौधा निकलता है, पौधा से वृक्ष बनता है, वृक्ष पे वापस फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज होता है, वापस वो जमीन में जाएगा और एक पौधा निकल के आएगा। तो ये क्या है, ये क्रम विकास की प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। आदर्शवादी हालांकि कहते हैं ये ईश्वर करते हो, लेकिन प्रकृतिवादी कहेगा कि ये अपने आप होने की प्रक्रिया है, यानी इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, नेचर का कंट्रोल है। तो सत्ता वही देखता है कि सत्ता मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड पे किसका नियंत्रण है, किसने कंट्रोल किया है। तो तत्वमीमांसा को समझते हुए मैं ये समझ रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि तत्वमीमांसा क्या है। अब हमारा दूसरा है ज्ञान मीमांसा। तत्वमीमांसा को समझ ले, फिर ज्ञान मीमांसा को समझ ले और मूल मीमांसा को समझ ले। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन तीनों का शिक्षा की प्रक्रिया में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो तत्वमीमांसा सबसे पहले आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपकी ज्ञान मीमांसा। आपको इसमें दिख रहा होगा ज्ञान मीमांसा से मतलब ही समझ में आ रहा है कि हम इसमें कहीं ना कहीं ज्ञान की विवेचना करेंगे। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि एपिस्टेमोलॉजी, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है ये भी, और ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा किन चीजों का अध्ययन करता है, मैं इसकी बात करती हूँ। ज्ञान क्या है, वापस मैं इसको समझाते हुए आगे बढ़ते हुए आदर्शवाद को लेते हैं यहाँ पे हम, और फिर प्रकृतिवाद को लेते हैं। जब आपकी तत्वमीमांसा यदि आदर्शवादी होगी तो आपकी ज्ञान मीमांसा भी फिर आदर्शवादी हो जाएगी। यदि हमने तत्वमीमांसा में ये मान लिया कि ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर हम यहाँ ज्ञान मीमांसा में भी ज्ञान का स्वरूप जो हमारा है वो कहीं ना कहीं आदर्शवादी हो जाएगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है। मुख्य रूप से इन 3 विषयों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान के स्रोत क्या है। तो अगर हम ज्ञान मीमांसा से पहले वापस तत्वमीमांसा पे जाए, क्योंकि तत्वमीमांसा पे ही आधारित होती है हमारी ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा जैसी होगी वैसी ही हमारी मूल मीमांसा भी हो जाएगी। तो यदि मैं वापस जाऊं तत्वमीमांसा पे और हमने ये माना, आदर्शवाद मानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमने माना था वहां पे कि ईश्वर होते हैं, आत्मा भी होती है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, और पूरी जो सत्ता है, पूरी जो पृथ्वी है, उसमें जो नियंत्रण है वो ईश्वर का है। तो ज्ञान क्या है, तो हम ज्ञान के 2 स्वरूप जो है वो भौतिक या फिर आध्यात्मिक। ज्ञान मीमांसा इसी का अध्ययन करता है कि क्या ज्ञान का स्वरूप भौतिक है या फिर आध्यात्मिक है।
तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, यदि आप आदर्शवादी होंगे तो आप इनमें से किसे मानेंगे? ज्ञान का स्वरूप क्या होगा आपके अनुसार? फिर यदि आप आदर्शवादी हैं तो और कोई बताए, यदि ज्ञान का स्वरूप आदर्शवाद की तरफ से हम देखें तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, बिल्कुल सही। और यदि प्रकृतिवाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? भौतिक। तो ज्ञान मीमांसा यही देखता है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, लेकिन हर विचारधारा के अनुसार फिर ये बदलते जाएगा। दूसरा हम देखते हैं ज्ञान का स्वरूप। तो हमने देखा तत्व मीमांसा और इसके बाद हम देख रहे हैं ज्ञान मीमांसा, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? बेटी का प्यार हो गया मुझे लगता है, किसने बोला ज्ञान का? ज्ञान, इसके बाद बताओ स्वरूप ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्रोत या ज्ञान के स्रोत। ठीक है, तो किस स्वरूप में हमें ज्ञान मिलता है? क्या आंतरिक रूप से मिलता है हमें या बाह्य रूप से मिलता है? यदि मैं वापस जाऊं यहाँ पे भारतीय दर्शन की मैं बात करूं या भारतीय दार्शनिकों की बात करूं, तो हमेशा हम ज्ञान को ये मानते हैं कि ज्ञान जो है वो हमारे अंदर निहित है और शिक्षा का काम है। हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में जितने भी आप दार्शनिकों को पढ़ लीजिए, चाहे वो विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, अरविंद घोष हो, हम सब मानते हैं कि ज्ञान जो है वो आंतरिक रूप से होता है, यानी शिक्षा का काम है सिर्फ इस ज्ञान को बाहर निकालना। यदि मैं बाह्य दार्शनिकों की बात करूं या पाश्चात्य दर्शन की बात करूं तो वो ज्ञान को बाहर से अंदर की तरफ लाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान क्या आंतरिक है या बाह्य है, भौतिक है या आध्यात्मिक है, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तीसरा आता है ज्ञान के स्रोत। किस प्रकार से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं? ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां क्या हैं? क्या वो प्रत्यक्ष रूप में हमें मिलता है, शब्द के द्वारा मिलता है, अनुमान के द्वारा मिलता है या फिर उपमान के द्वारा मिलता है? ये मैं भारतीय दर्शन की बात कर रही हूँ कि या तो आप प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे, शब्द के माध्यम से प्राप्त करेंगे, अनुमान या उपमान के से प्राप्त करेंगे। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्लास में पूर्व में चर्चा की हुई है, तो मुझे लगता है कि आप सबको शायद ये पता होगा। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है और इस ज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, क्या किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, ये हम देखते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। अब वापस मैं फिर यहाँ पे तुलना करते हुए आपको समझाना चाहूंगी कि यदि हम बात करें पाश्चात्य दर्शन की, तो वो हमेशा कहते हैं जो ज्ञानेंद्रियां है वो ज्ञान के द्वार है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के तरीके वो बाहर से ही जो अंदर आता है, यानी सुनकर, देखकर, महसूस कर जो भी चीजें ज्ञानेंद्रियां होती है उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हमने तत्व मीमांसा देखा, ज्ञान मीमांसा देखा, ज्ञान मीमांसा के द्वारा ही हम शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी वापस। इसके बाद हमारा जो अगला विषय होता है वो है मूल्य मीमांसा, जिसको ऑक्सोलॉजी भी कहते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, और इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है मूल्य मीमांसा। मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है? आप में से कोई बताएगा मुझे मूल्य क्या होता है? किसी को कुछ भी पता है? हम अक्सर बात करते रहते हैं ना, हमारे देश में, हमारे समाज में हम अक्सर ये कहते हैं कि मूल्यों में गिरावट आ रही है। कहते हैं मूल्य बहुत ही पहले से अब के जो बच्चे हैं ना उनके अंदर मूल्य नहीं है, बिल्कुल भी मूल्य विहीन हो चुके हैं। तो क्या समझ रहे हैं इससे, क्या होता है मूल्य? हाँ बताओ।
नाम उनके भीतर का नैतिक आचरण, उनका व्यवहार, जो अच्छा व्यवहार दूसरों के प्रति होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द निकल के आया, मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगी कि मुस्कान ने एक शब्द का प्रयोग किया, नैतिक। नैतिक, तो मैंने इसको नैतिकता से जोड़ लिया। ठीक है, कि मूल्य में नैतिकता आती है। अब नैतिकता क्या है, किसे आप कहेंगे कौन नैतिक है, कौन अनैतिक है? दो शब्द निकल के आएगा यहाँ पे, नैतिक और अनैतिक। तो इसकी परिभाषा कौन देगा? किसे आप नैतिक कहेंगे, किसे आप अनैतिक कहेंगे? क्या कोई परिभाषा है इसकी? बता सकते हैं आप? इसका निर्धारण कौन करता है? क्या जो कार्य एक व्यक्ति के लिए नैतिक होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो नैतिक होगा या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर हम कहते हैं कि झूठ बोलना एक गलत व्यवहार है, या हम कहते हैं चोरी करना गलत है, तो वो नैतिकता में आएगा या अनैतिकता में आएगा? चोरी करना क्या है बताइए? हाँ, वो अनैतिक है। आपने कहा चोरी करना अनैतिक है। क्या कभी भी नैतिक हो सकता है ये चोरी करना? क्या मैं ऐसे शब्द का यहाँ पे प्रयोग करूंगी, किसी को जान से मार देना, वो नैतिक की श्रेणी में आएगा या अनैतिक की श्रेणी में आएगा? सब बताओ, अनैतिक में आएगा, पक्का आएगा। तो अगर राम ने रावण को मारा, वो नैतिक हुआ या अनैतिक हुआ? वो नैतिक। क्यों? वहां पे तो किसी की जान ली गई और यहाँ पे आप किसी की जान लेने की बात कर रहे हैं। तो राम ने अगर रावण को मारा वो नैतिक हो गया, अन्य किसी ने किसी को मारा तो वो अनैतिक कैसे हो गया? बिल्कुल। अगर अच्छे काम के लिए, यदि हम धर्म की रक्षा के लिए या फिर अच्छे काम के लिए किसी का वध करते हैं तो वो नैतिक होता है, और यदि हम अपराध के रूप में किसी की हत्या करते हैं तो वो अनैतिक होता है। ठीक है, मुस्कान ने एक शब्द का प्रयोग किया या एक बात कहा कि अच्छे काम के लिए यदि हम किसी को मारते हैं जान से तो वो नैतिक की श्रेणी में आएगा। ये अच्छा काम क्या है, ये कौन निर्धारित करेगा? कौन बताएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ये क्या एक व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। यदि कोई कार्य मेरे लिए अच्छा है, क्या वो जरूरी है कि आपके लिए भी अच्छा हो? नहीं है ना। अच्छा, बिल्कुल। तो इसी का, इन सब की ही चर्चा हम करते हैं मूल्य मीमांसा के अंतर्गत कि सही क्या है, सही, गलत, शुभ, अशुभ, करणीय, मतलब जो कार्य आपको करना चाहिए, और इसके विपरीत हो जाएगा अकरणीय, यानी जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि सही, गलत, शुभ, अशुभ, करणीय और अकरणीय, इस सब की चर्चा हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। यहाँ वापस मैं जाऊंगी फिर वही आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को लेते हुए, क्योंकि हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। कोई भी व्यक्ति विचार शून्य नहीं होता। आप जितने भी यहाँ बैठे हो, क्या अगर मैं कोई विषय आपके समक्ष रखूं तो आपके विचार उस पर आएंगे या नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। यदि आपके विचार नहीं आते हैं तो फिर आप जीवित की श्रेणी में नहीं आते। अगर एक जीवित व्यक्ति है तो हर विषय पे उसके विचार अवश्य आएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस जाती हूँ। हमने देखा तर्क मीमांसा, जिसने बात किया आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, सत्ता क्या है। ज्ञान मीमांसा में हमने देखा ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्वरूप क्या है, ज्ञान की विधिया क्या है। मूल्य मीमांसा में हमने देखा सही क्या है, गलत क्या है, शुभ क्या है, अनैतिक क्या है, नैतिक क्या है, क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम मूल्य मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। तो वापस यदि हम लोग ये गए, यदि हम मानने वाले हैं आदर्शवाद को, तो हमारे हिसाब से शुभ कुछ और हो जाएगा। यदि हम प्रकृतिवाद के हैं तो हो सकता है कि हमारा वही शुभ अशुभ हो जाए। हो सकता है ना। एक ही बात है, दोनों तो मानते नहीं है। तो हर देश की, हर समाज की, हर परिस्थिति की अपनी एक मूल्य की परिभाषा होती है। जो हमारे देश में, जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान है, बहुत मूल्य वाला इंसान है, वही इंसान दूसरे देश में भी मूल्य वाला कहा जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मूल्य की परिभाषा भी देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। मूल्य का अर्थ जो बहुत ही मूल्यवान है।
आप जाते हैं कुछ सामान खरीदने मार्केट में, तो आप वो जो सामान आपके सामने आता है, तो अगर वो बहुत महंगा होता है तो आपको लगता है कि बहुत इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बहुत मूल्यवान है। अगर वो बहुत सस्ता मिलता है तो आपको लगता है कि ये मूल्यवान नहीं है। यानी उसकी इम्पोर्टेंस ही होती है मूल्य, वो महत्व ही दर्शाता है कि ये मूल्य है। तो आपका समाज जिन बातों पे ज़्यादा बल देता होगा, जिनको सही कहता होगा, जिनको अच्छा कहता होगा, वही आपके मूल्य हो जाएंगे। हर समाज की अपनी परिभाषा होती है मूल्य को लेकर। स्टॉप कर दो। तो हमने आज इन 3 शाखाओं को देखा, दर्शन की 3 शाखाएं, जो आप सबको समझ में आई होगी मुझे लगता है। पहला आपने देखा तत्व मीमांसा, दूसरा हमने क्या देखा? ज्ञान मीमांसा, बहुत अच्छा। और तीसरा मूल्य मीमांसा। इसको हम मूल्य एवं आचार मीमांसा के नाम से भी किताबों में पढ़ते हैं। इन तीनों का आपस में संबंध है। आप कभी भी पढ़ेंगे कहीं भी किताब में, तो आपको पहले मूल्य मीमांसा लिखे हुए नहीं दिखाई देगा। हमेशा हम पहले जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि जगत क्या है, उसके बाद ही तो हम ज्ञान की बात करेंगे और उसके बाद हम मूल्यों की बात करेंगे। तो अब हमें देखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन तीनों का योगदान क्या है। तो आपको मैंने अक्सर पढ़ाया है शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम लोग। तो शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो हमेशा ही तत्व मीमांसा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तत्व मीमांसा के द्वारा होता है। क्यों होता है, कैसे, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी जो शिक्षा होती है कहीं ना कहीं वो दर्शन से प्रभावित होती है, समाज से प्रभावित होती है, मनोविज्ञान से प्रभावित होती है। लेकिन दर्शन बहुत हद तक हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि आपका देश, आपके देश में रहने वाले लोग, पॉलिसी बनाने वाले लोग आदर्शवाद को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे पाठ्यक्रम में भी आध्यात्म की बात करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे। यदि आपकी पॉलिसी बनाने वाले लोग प्रकृतिवाद को मानने वाले होंगे, भौतिकता को मानने वाले होंगे या प्रयोजनवाद को मानने वाले होंगे, तो वो पूरे पाठ्यक्रम में सिर्फ फल की बात करेंगे, परिणाम की बात करेंगे, उपयोगिता की बात करेंगे, फायदे की बात करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं वो हमेशा ही तत्व मीमांसा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? ज्ञान मीमांसा। और हमेशा ही हमारा पाठ्यक्रम किस पे आधारित होता है? उद्देश्यों पे। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। हम अपने जीवन से जोड़ के देखें। यदि आपने आज क्लास में पढ़ने आए हैं तो आपने कोई उद्देश्य बनाया होगा कि आपको अपने करियर में क्या प्राप्त करना है, तभी आपने बीए का चुनाव किया। ठीक है, यदि आपको टीचर बनना है या किसी भी लाइन में जाना है तो आपने एक उद्देश्य निर्धारित कर ली। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही आप सारी गतिविधियां आयोजित करते हैं। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बाद हमारा आता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम को प्राप्त कैसे करेंगे, किसके द्वारा प्राप्त करेंगे? विधियों के द्वारा प्राप्त करोगे ना अभी। तो ये भी ज्ञान मीमांसा का ही हिस्सा है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तत्व मीमांसा करता है, शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का निर्धारण ज्ञान मीमांसा करती है। इसके बाद क्या आता है? अनुशासन। अनुशासन का निर्धारण मूल्य मीमांसा करता है, क्योंकि हमने देखा मूल्य में अभी कि मूल्य बात करता है शुभ क्या है, अशुभ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं वापस आपको यहाँ पे एक बार ये तुलना करते हुए बताऊंगी, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। यदि आदर्शवादी हैं आप तो आपकी शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे? आध्यात्मिक। आप आत्म अनुभूति की बात करेंगे। यदि आप प्रकृतिवाद हैं तो आपकी शिक्षा के उद्देश्य भौतिक हो जाएंगे। आप इस जीवन को सुखमय बनाना चाहेंगे। आदर्शवादी कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। प्रकृतिवाद कहते हैं जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुखपूर्वक जीना।
ठीक वैसे ही पाठ्यक्रम की बात कर लें तो यदि आप आदर्शवादी हैं तो आपके शिक्षा के पाठ्यक्रम जो हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिकता की बात ज़्यादा करेंगे। यदि आप प्रकृतिवादी हैं तो आप पाठ्यक्रम में भौतिकता की बात ज़्यादा करेंगे। विधियों की बात करें हम तो आदर्शवाद ज़्यादातर व्याख्यान की बात करता है, संवाद की बात करता है, वाद विवाद की बात करता है, लेकिन प्रकृतिवाद ऐसे विधियों की बात करता है जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा सक्रिय हो, यानी करके सीखना, अनुभव से सीखना, प्रयोग के द्वारा सीखना। और यदि हम अनुशासन की बात करें तो आदर्शवाद अनुशासन पे बहुत ज़्यादा बल देता है। वो कहता है कि हमें एक सुंदर गुलाब का फूल चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? हमेशा ही आदर्शवादी कहते हैं कि हमें एक सुंदर गुलाब का फूल चाहिए, जबकि प्रकृतिवाद कहता है कि नहीं, हमें तो कांटों से ही संतोष है। इस लाइन का मतलब कोई मुझे बता पाएगा? कि मैं हमें पूरी जिंदगी मतलब अच्छे से व्यतीत करें। कौन कहता है? नहीं, अब मैं समझा रही हूँ आपको। आदर्शवाद कहता है हमें एक सुंदर गुलाब का फूल चाहिए। तो कैसे बनाएंगे हम सुंदर गुलाब का फूल? आप माली को देख लो। एक माली क्या कार्य करता है? उस पूरे बगीचे की निगरानी माली करता है। उसको पता होता है कि हमें पौधे को कब पानी देना है, कब हमें गुड़ाई करनी है और किस टहनी को कब काटना है, ये माली को पता होता है। यानी शिक्षक का कार्य है एक माली की तरह अपने बच्चों पे ये नजर रखना कि मेरा जो छात्र है वो अगर गलत दिशा में जा रहा है तो मुझे उसे रोकने के लिए अगर थोड़ा बहुत भी नियंत्रण करना पड़े तो मैं उसे करूँगा। लेकिन प्रकृतिवाद कहता है हमें सुंदर गुलाब का फूल नहीं चाहिए, हमें तो कांटों से ही संतोष है। यदि बच्चे के अंदर वो क्षमता है तो वो अपने आप विकसित होने दीजिए, आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं करेंगे। शिक्षक का काम एक नियंत्रण, एक निरीक्षक की तरह है, वो सिर्फ बालक का निरीक्षण करे, कोई कंट्रोल ना करे। तो गुलाब का फूल और कांटों में अंतर क्या है, समझ में आया? ये कहता है यदि बालक कांटा ही बन रहा है तो बनने दीजिए, आप गुलाब बनाने के लिए जबरदस्ती का नियंत्रण उस पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन मुख्य रूप से हमने देखा आज, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और हमने तीन देखा जो शिक्षा दर्शन की शाखाएं हैं, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और मूल मीमांसा क्या है। थैंक यू।